नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं उभयनिष्ठ आधार विन्यास। देखिए दोस्तों, हम ट्रांजिस्टर के विभिन्न विन्यासों के लिए अभिलाक्षणिक वक्र खींचेंगे और आज का जो वीडियो है इसमें हम उभयनिष्ठ आधार विन्यास में अभिलाक्षणिक वक्र खींचने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभिलाक्षणिक वक्र क्या है? अभिलाक्षणिक वक्र का अर्थ है कि विभवांतर तथा धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ, और हम ट्रांजिस्टर के निवेशी परिपथ में और निर्गम परिपथ में जो धारा और वोल्टता है उनके मध्य जो ग्राफ खींचते हैं उसी को ही अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। निवेशी और निर्गम परिपथ दोनों के लिए जो अभिलाक्षणिक वक्र हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए ट्रांजिस्टर में अभिलाक्षणिक वक्र दो प्रकार के होते हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र और निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र क्या है कि जो निर्गत वोल्टता है उसको नियत रखते हुए निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता के मध्य खींचा गया ग्राफ निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से ही नियत निवेशी धारा के लिए निर्गत वोल्टता तथा निर्गत धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। फिर हम इस टॉपिक पर आएंगे उभयनिष्ठ आधार विन्यास पर कि उभयनिष्ठ आधार विन्यास के जो डायग्राम है वो क्या होता है। साथ में हम देखेंगे कि अभिलाक्षणिक वक्र किस तरीके से खींचे जा सकते हैं और निवेशी तथा निर्गम परिपथ में प्रतिरोध क्या होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र की डेफिनेशन से। देखिए क्या है कि किसी ट्रांजिस्टर के निवेशी या निर्गत परिपथ में वोल्टता एवं धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ, वोल्टता एवं धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। अब ये जो अभिलाक्षणिक वक्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए, निवेशी परिपथ में खींचेंगे तो उसको हम कह देंगे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर के निर्गत वोल्टता को, जो निर्गत वोल्टता है उसको हम नियत कर देंगे, फिर निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। देखिए क्या है, निर्गत वोल्टता को नियत रखते हुए, निर्गत वोल्टता को नियत रखते हुए, निर्गत वोल्टता को नियत रखते हुए निवेशी वोल्टता एवं धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र
कहलाता है। फिर इसके बाद में सेकंड पार्ट है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र होगा दोस्तों, वो है निवेशी धारा को नियत रखकर, नियत निवेशी धारा को नियत रखते हुए, धारा को नियत रखते हुए, निवेशी धारा को नियत रखते हुए निर्गत वोल्टता एवं धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। दोस्तों अब हम निर्माण करते हैं उभयनिष्ठ आधार विन्यास का। उभयनिष्ठ आधार विन्यास का निर्माण करने के लिए यहां पर हम ले रहे हैं पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर। ये हमारे पास में है पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर। पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर के अंदर जो धारा की डायरेक्शन है वो अंदर की ओर दिखाई जाती है। यहां से ये हमारे पास में है पीएनपी संधि ट्रांजिस्टर दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे हम निर्मित कर रहे हैं निवेशी परिपथ। निवेशी परिपथ दोस्तों, जो निवेशी परिपथ है वो हम लेंगे उभयनिष्ठ आधार विन्यास में अग्र बायस में। इसे हम सक्रिय विधा में यूज में लेंगे तो निवेशी परिपथ अग्र बायस में होगा। निर्गम परिपथ है वो पश्च बायस में होगा। निर्गम परिपथ है दोस्तों वो है पश्च बायस में। इनको इस तरीके से लेने से क्या होने वाला है कि जो परिपथ है वो सक्रिय विधा में काम करता है, सक्रिय विधा में कार्य करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहां से इसमें जो धारा आ रही है वो है IE और IE है उत्सर्जक धारा। यहां से जो धारा फ्लो होगी वो है IB और यहां से जो धारा फ्लो होगी वो है IC संग्राहक धारा। इस धारा का मापन करने के लिए, अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए हमें एक एमीटर की आवश्यकता पड़ेगी और ये जो एमीटर है वो है मिली एमीटर। और E और B सिरों के मध्य, ये E सिरा है, ये B सिरा है, E और B सिरे के मध्य की वोल्टता का मापन करने के लिए यहां पर हम एक वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे और ये है वोल्ट मीटर और E और B सिरे के बीच की वोल्टता का मापन करता है, इसलिए इसको VEB से पुट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो वोल्टता है वो दी जाएगी एक बैटरी के द्वारा, जिसको हम विभव विभाजक की सहायता से, धारा नियंत्रक की सहायता से कम ज्यादा कर सकते हैं। यह है धारा नियंत्रक और यहां पर हम संयोजित करेंगे निवेशी परिपथ के अंदर संयोजित बैटरी। तो देखिए दोस्तों, इस सर्किट को हम अग्र बायस में ले रहे हैं। ये वाला जो टर्मिनल है वो P भाग है, तो यहां से इसको हम बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी विद्युत परिपथ को संयोजित करेंगे। ये धनात्मक टर्मिनल, ये ऋणात्मक टर्मिनल। ये जो वोल्टता मापेगा वो है VEB और इस सिरे पर लगाई गई जो वोल्टता है इसको हम नाम दे देते हैं VEE। EE हमने नाम दे दिया। देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस होगा। ये तो है टोटल वोल्टता और इस वोल्टेज को यहां से हम धारा नियंत्रक की सहायता से कम ज्यादा करेंगे तो इन दोनों में से रीडिंग्स माप लेंगे। ये जो VEB है, VEB, ये यहां पर है निवेशी वोल्टता।
निवेशी वोल्टता, और ये जो धारा है IE वो है निवेशी धारा, निवेशी धारा। तो निवेशी वोल्टता, निवेशी धारा, ये है अप्लाई की गई वोल्टेज VEE, और ये पूरा का पूरा है निवेशी परिपथ। इसके पश्चात हम चलेंगे निर्गम परिपथ में। निर्गम परिपथ में धारा का मापन करने के लिए यहां पर हम फिर से एक मिली एमीटर संयोजित कर देते हैं जो कि धारा IC का मापन करता है। फिर देखिए दोस्तों, यहां पर हम लेंगे एक वोल्ट मीटर, और ये जो वोल्ट मीटर है वो C और B किनारे के मध्य का वोल्टता का मापन करता है। VCB इस वोल्टेज को हम कह देंगे। और यहां पर भी दोस्तों हम एक विभव विभाजक का प्रयोग करेंगे। ये एक विभव विभाजक है, धारा नियंत्रक है, जिसकी सहायता से हम वोल्टता को कम या ज्यादा कर देंगे। ये हमारे पास में है निर्गम परिपथ, निर्गत परिपथ। और ये जो निर्गत परिपथ होता है वो सक्रिय विधा में काम करने के लिए पश्च बायस में जुड़ा हुआ होता है। इसको पश्च बायस में जोड़ने के लिए ये टर्मिनल है PNP ट्रांजिस्टर का P, तो ये P भाग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस तरीके से हमने सेलों को इस तरीके से संयोजित करके एक बैटरी का निर्माण किया है। इस बैटरी को हम नाम दे देते हैं VCC। यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो VCB है वो है संग्राहक आधार वोल्टता, और ये है निर्गत वोल्टता। संग्राहक आधार वोल्टता है जो कि यहां पर निर्गत वोल्टता के रूप में काम कर रही है। IC यहां पर है निर्गत धारा, निर्गत धारा है जो निर्गत परिपथ के अंदर से बहने वाली धारा है, निर्गत धारा कहलाती है। ये टोटल वोल्टेज जो हमने निर्गत परिपथ में अप्लाई किया है, पश्च बायस में इसको रखने के लिए हमने जो वोल्टेज लगाई है वो है VCC। दोस्तों, तो जो उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए परिपथ है वो इस तरीके का होगा। अब हम यहां पर निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं, किस टाइप का प्राप्त होता है देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, हमने ये देखा है कि जो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है वो निवेशी धारा और निवेशी वोल्टता के मध्य खींचा जाता है। साथ में आप निर्गत जो परिपथ है उसमें हम वोल्टता को नियत रखेंगे। तो जो निर्गत वोल्टता है, निर्गत परिपथ में वोल्टता है वो है VCB, इसको तो हम नियत रखेंगे, और निवेशी वोल्टता और धारा के मध्य ग्राफ खींचेंगे। तो जो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है वो VEB और IE के मध्य खींचा जाएगा, जबकि VCB को हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे। तो ये एक्चुअल में है क्या, VCB यहां पर नियत, नियत, और VEB व IE में ग्राफ, IE में ग्राफ, उसको हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे। देखिए दोस्तों, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार का प्राप्त होता है वो यहां पर ध्यान देंगे। हम एक्स एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं निवेशी वोल्टता, और निवेशी वोल्टता को हमने VEB से लिखा है। यह है निवेशी वोल्टता, उत्सर्जक आधार वोल्टता भी इसको हम कह सकते हैं, ये वोल्ट में है। और यहां पर हम लेकर चलेंगे IE, और ये है निवेशी धारा जो कि मिली एम्पियर में होती है, निवेशी धारा। देखिए, जब हम VCB का एक मान फिक्स ले लेते हैं, जैसे हमने VCB का मान ले लिया 0 वोल्ट, तो 0 वोल्ट के ऊपर जब हम वोल्टता को, निवेशी वोल्टता को बढ़ाते हैं तो धारा का मान नहीं बढ़ता, और एक स्थिति ऐसी आती कि उसके बाद में धारा का मान बढ़ने लगता है। तो ये हमने यहां पर VCB का मान ले लिया है 0 वोल्ट, 0 वोल्ट। तब इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है।
तो देखिए दोस्तों, प्रारंभ में इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि प्रारंभ में धारा प्रवाहित नहीं होती, प्रारंभ में धारा प्रवाहित नहीं होती और एक निश्चित वोल्टता पर धारा का बहना प्रारंभ हो जाता है। तो देखो, उस निश्चित वोल्टता को हम कहते हैं देहली वोल्टता। तो इस बिंदु पर जो वोल्टेज है उसको हम कहते हैं देहली वोल्टता, की निवेशी वोल्टता का वह मान जिस पर निवेशी धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाए, निवेशी धारा का मान शून्य से बढ़ने लग जाए, देहली वोल्टता कहलाती है। फिर देहली वोल्टता के पश्चात जो धारा है वो वोल्टता के साथ साथ में, जब वोल्टता बढ़ती है तो उसके साथ साथ में जो धारा है वो भी बढ़ने लगती है, दोनों इंक्रीज हो रही है। हालांकि एकदम समानुपाती नहीं है, ओम के नियम का यहां पर पालन नहीं होता, बट मान बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके पश्चात यदि आप VCB का मान चेंज करते हैं तो देहली वोल्टता का मान तो चेंज नहीं होता। जैसे हमने इस VCB का मान ले लिया -5 वोल्ट और VCB का मान ले लिया आपने -10 वोल्ट, ये हमारे पास में है VCB की वैल्यूज, -10 वोल्ट, -5 वोल्ट, 0 वोल्ट। तो आप जब VCB का मान चेंज करते हैं, VCB का मान हम बदलते हैं, तो देहली वोल्टता का मान नहीं बदलता, जबकि निवेशी धारा है वो बढ़ जाती है। देखिए कैसे दोस्तों, जैसे यहां पर हम बात करें, इस वोल्टेज के ऊपर निवेशी धारा ये थी, निवेशी धारा ये थी जब 0 वोल्ट लेते हैं। जैसे ही आपने 5 वोल्ट कर दिया, निवेशी धारा का मान इतना हो गया। फिर जैसे ही आपने -10 वोल्ट करते हैं, निवेशी धारा का मान इतना हो गया। तो जैसे जैसे आप निर्गत वोल्टता का मान बदलते हैं, निवेशी धारा का मान भी चेंज होता चला जाता है। ऋणात्मक दिशा में आप बढ़ा रहे हैं तो निवेशी धारा का मान बढ़ता चला जाएगा। ये जो ग्राफ है इसके बारे में एकदम सुस्पष्ट सुन लीजिए, समझ लीजिए क्या कह रहा है कि इस ग्राफ में से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या प्रेक्षित हो रहा है। एक न्यूनतम निश्चित वोल्टता से कम वोल्टता पर धारा का प्रवाह ही नहीं होता। फिर उसके पश्चात जब धारा का प्रवाह होता है तो धारा और वोल्टता दोनों साथ में बढ़ते हैं, समानुपाती होते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती है। फिर जब आप निर्गत वोल्टता को बढ़ाते हैं तो निर्गत वोल्टता का ऋणात्मक मान बढ़ाते हैं तो निवेशी धारा का मान भी बढ़ने लगता है दोस्तों। तो ये था निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब इस निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के लिए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं निवेशी प्रतिरोध। जो निवेशी प्रतिरोध है दोस्तों वो कितना होता है देख लीजिए, समझ लीजिए कि निवेशी प्रतिरोध का जो मान है वो हम यहां से निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा के मध्य ग्राफ खींचकर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे निवेशी प्रतिरोध, निवेशी प्रतिरोध की भी डेफिनेशन आप सुन लेंगे कि निर्गत वोल्टता को नियत रखते हुए निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा का जो अनुपात है उसको हम निवेशी प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या है, निर्गत वोल्टता को नियत रखते हुए वोल्टता के नियत मान पर निवेशी वोल्टता एवं धारा का अनुपात निवेशी प्रतिरोध कहलाता है। निवेशी प्रतिरोध कहलाता है, निवेशी प्रतिरोध कहलाता है दोस्तों। यहां पर जो निवेशी प्रतिरोध है उसको यदि मैं RI से पुट करूं तो RI बराबर क्या आएगा, देखिए दोस्तों RI बराबर हमें मिलने वाला है यहां पर निवेशी वोल्टता है VEB और निवेशी वोल्टता में हम अल्प परिवर्तन लेकर चले हैं डेल्टा VEB और उसके संगत जो धारा में परिवर्तन है वो है डेल्टा IE और इन दोनों का जो रेशियो है, अनुपात है,
वो ही निवेशी प्रतिरोध कहलाता है। और यहां पर हम VCB नियत लेकर चल रहे हैं। VCB की जो वैल्यू है दोस्तों वो है नियत कांस्टेंट। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो निवेशी प्रतिरोध है इसका मान 50 ओम से 100 ओम के मध्य होता है। RI की जो वैल्यू है, RI का मान 50 ओम से 100 ओम तक होता है। 50 ओम से 100 ओम के मध्य होता है। 50 ओम से लेकर 100 ओम तक इसकी वैल्यू होती है दोस्तों। तो ये है निवेशी प्रतिरोध, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब हम यहां पर चर्चा करेंगे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र की। दोस्तों अब हम यहां पर देखेंगे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र किनके मध्य खींचा जाएगा? निवेशी धारा को नियत रखते हुए निर्गत वोल्टता तथा निर्गत धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। देखिए दोस्तों क्या है, निवेशी धारा नियत, निवेशी धारा को हमारे को रखना है नियत, मतलब IE नियत, नियत रखते हुए, नियत रखते हुए निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता, और निर्गत जो वोल्टता है वो है VCB, वह निर्गत धारा, निर्गत धारा हमारे पास में यहां पर है IC में खींचा गया ग्राफ, में खींचा गया ग्राफ निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। आप यहां पर देखेंगे कि जो ग्राफ है उसमें हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेकर चल रहे हैं धारा, और वोल्ट धारा हम लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर। तो IC है वो हम ले रहे हैं इधर वाई एक्सिस की ओर, और जो निवेशी धारा है उसको नियत रखेंगे, निर्गत वोल्टता को हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर। यह है निर्गत वोल्टता, और निर्गत वोल्टता है वो हमारे पास में है यहां पर VCB। तो इस VCB का जो मान है वो इस तरफ है, धारा का मान है वो मिली एम्पियर में है, निवेशी धारा है ये, सॉरी निर्गत धारा है, निर्गत धारा मिली एम्पियर में 1 एम्पियर 2 एम्पियर इस तरीके से धारा का मान लेकर हम चलते हैं। यहां पर ये हम लेकर चलेंगे 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, इस तरीके से हम वोल्टेज लेकर चलेंगे। ये -1, -2 इस तरीके से लेकर चलते हैं। तो जब निर्गत वोल्टता का मान 0 से कम होता है, 0 से कम होता है, तो निर्गत धारा प्रवाहित ही नहीं होती। हम जो निवेशी धारा है उसके नियत मान के लिए ग्राफ खींच रहे हैं। जब ग्राफ खींचा जाता है तो इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। पहले धारा प्रारंभ में बढ़ती है। देखिए दोस्तों धारा का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे वोल्टता बढ़ती है तो यहां से लेकर यहां तक तो ये समानुपातिक रूप से बढ़ती है। फिर उसके पश्चात वोल्टता का मान बढ़ाने पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस धारा को हम कहते हैं संतृप्त धारा, कि जो निर्गत धारा है उसका मान फिक्स हो जाता है, नियत हो जाता है। इस धारा को हम कहेंगे संतृप्त धारा। वोल्टता का मान बढ़ाने पर भी धारा का मान नहीं बढ़ता हो। फिर उसके पश्चात यदि आप फिर से ये हमारे पास में जो धारा है निवेशी धारा, निवेशी धारा हम लेकर चल रहे हैं IE, और IE का मान है हम लिया है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर ले रहे हैं। तब इस तरीके से आप यदि निवेशी धारा का जैसे जैसे मान बढ़ा रहे हैं 2 मिली एम्पियर कर दिया तो इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। 3 मिली एम्पियर कर देंगे तो इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। फिर जैसे जैसे आप निवेशी धारा का मान बढ़ाते हैं तो निर्गत धारा का मान इस तरीके से बढ़ता है। ये 5 मिली एम्पियर पर प्राप्त होता है दोस्तों।
तो इस तरीके से जैसे जैसे हम निवेशी धारा का मान बढ़ाएंगे, निर्गत धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। प्रारंभ में वोल्टता और धारा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं यहां पर इतने ही क्षेत्र में। फिर उसके पश्चात जो धारा है, निर्गत धारा, वो नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इस ग्राफ को हम 3 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर देते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है जिसमें हमारे को ग्राफ प्राप्त होता है, इसको हम कहते हैं सक्रिय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? सक्रिय क्षेत्र। और यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र इसको कहा जाता है। दोस्तों इस क्षेत्र को हम कहेंगे अंतक क्षेत्र। अंतक क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो इस ग्राफ को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, संतृप्त क्षेत्र, अंतक क्षेत्र और सक्रिय क्षेत्र। और इस ग्राफ के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने वो भी आप लोगों के सामने रख दी है। इसके पश्चात हम बात करेंगे निर्गम प्रतिरोध का मान किसके तुल्य होगा। तो निर्गम प्रतिरोध देखिए दोस्तों किसके बराबर होगा? निर्गत प्रतिरोध। निर्गत प्रतिरोध, निर्गत प्रतिरोध को हम RO से पुट कर रहे हैं। देखिए क्या है कि निवेशी धारा को नियत रखते हुए, निवेशी धारा को नियत रखते हुए, नियत रखते हुए निर्गत वोल्टता व निर्गत धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ, निर्गत धारा का अनुपात निर्गत प्रतिरोध कहलाता है। निर्गत प्रतिरोध कहलाता है। निर्गत प्रतिरोध कहलाता है। तो यहां से आप देखेंगे कि RO का जो मान है वो है निर्गत वोल्टता। निर्गत वोल्टता में परिवर्तन आप देखेंगे, निर्गत वोल्टता है हमारे पास में, यहां से देख लीजिए डेल्टा VCB, और निर्गत जो धारा है वो है डेल्टा IC। इन दोनों का जो रेशियो है वो है IE के नियत मान पर। IE का मान जब नियत होता है उस कंडीशन में है ये। फिर उसके पश्चात आप देखिए धारा लाभ, धारा लाभ, धारा लाभ कह सकते हैं या धारा प्रवर्धन गुणांक। धारा प्रवर्धन गुणांक, जो धारा प्रवर्धन गुणांक है उभयनिष्ठ आधार विन्यास में उसको हम अल्फा से लिखेंगे। यह किसके तुल्य होता है देख लीजिए, निर्गत धारा, निर्गत धारा एवं निवेशी धारा का अनुपात, एवं निवेशी धारा का अनुपात धारा लाभ कहलाता है। का अनुपात धारा लाभ कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है वो किसके तुल्य होगा? अल्फा बराबर निर्गत जो धारा है उसको हम लेकर चल रहे हैं IC से, तो IC अपॉन IE से इसको लिख सकते हैं, या इसको लिखा जा सकता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE से भी इसको पुट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों हमने ये पढ़ा है कि IB और IC का जो योग है वो IE के बराबर होता है, अर्थात IE IC से बड़ा होगा। अल्फा का जो मान है, IB बहुत छोटा होता है, IC है और IE है वो लगभग बराबर होते हैं, लेकिन IC IE से थोड़ा सा छोटा होता है। तो अल्फा का मान है वो देखिए 1 से थोड़ा सा कम होगा, 0.9 से 0.99 के मध्य होता है। 0.9 से 0.99 के मध्य होता है दोस्तों। तो ये था धारा लाभ या धारा प्रवर्धन गुणांक। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र और उस वक्र को खींचने के लिए उभयनिष्ठ आधार विन्यास। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।